everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in my Poona classes. Excited रखिए, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो ऑनलाइन आपके हुए हैं 2021 के। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे, उससे आपका पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपको कैसे टैकल करने हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं। तो चलिए है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो मतलब ये इम्पोर्टेंट है ही, तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। जो आपको आता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कुड़कू है जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है लैंग्वेज से। किससे बन गया है? लैंग्वेज से। ऑप्शन फर्स्ट आपसे बोला गया है कि ये जो कुड़ुक है ये असम में बोली जाती है, कुड़ुक है जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, या मिजोरम में बोली जाती है, या फिर झारखंड में बोली जाती है। जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर ये बोली जाती है। इससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो कुड़ुक लैंग्वेज है ये कहाँ की भाषा है? ये है झारखंड की भाषा है। कहाँ की है? झारखंड की भाषा है। और आपसे यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे कि असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बता दीजिए। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है जो चलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असमिया। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है वो असमिया है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करती हूँ तो ये कहाँ पर है? ये असम से लगा हुआ एक स्टेट है, तो यहाँ पर हिंदी और असमिया बोली जाती है। कौन लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी और असमिया। सभी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे आप नोट डाउन कर लेंगे। मिजोरम, यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? मिजो। इसको आप याद रखेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट तो आप इसे क्या करेंगे? अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। क्या है? ये रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलते हैं, तो ये पार्ट आपको आना चाहिए। एक स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलता है ईवीएस में, और ये इस टाइप के डायरेक्शन वाले मिल जाते हैं। तो जल्दी से पढ़िए इसको। क्या दिया गया है इसमें? आपका घर एक्स पर स्थित है। आपका घर कहाँ पर स्थित है? एक्स पर है। और आपका विद्यालय जो है वो वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अब क्या है? आप सीधे नहीं जा सकते हैं, फिर आप कैसे जाएंगे? अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर जाएंगे। ठीक है, चलें अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं। ये आपका घर हो गया। क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका घर है एक्स। क्या बोला गया है? पहले ठीक उत्तर में। ये क्वेश्चन आपको करने से पहले आपको डायरेक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप सभी को पता है ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। इधर आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। इधर कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगी? उत्तर। और नीचे दक्षिण। क्या हो जाएगी? दक्षिण। तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपको पता चल गया इस तरीके से। ठीक है, अब उसने क्या क्या है कि आपको पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। अब आप कहेंगे आपने ये एक सेंटर मान लिया, मैंने ये एक सेंटर मान लिया, उसका घर है एक्स। अब वो जाएगा उत्तर की ओर। कितनी दूरी है? 100 मीटर की दूरी। ठीक है, चले 100 मीटर की दूरी उत्तर में। आगे क्या बोला गया है? फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग, मतलब जो सुरंग पथ है उसको पार करते हैं। अब बोला गया है कि पश्चिम में। अब यहाँ पर आप हैं, आप बताइए पश्चिम किधर होगा? इधर जाएंगे आप या फिर इधर जाएंगे? तो आपको पता है इधर जाएंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि पश्चिम में जाते हैं, तो पश्चिम में चलते हैं 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए।
और अंत में जो है आप 100 मीटर दूरी ठीक दक्षिण में। अब यहाँ पर आप पहुंच गए हैं, इसके बाद उसने बोला है कि आपको जाना है दक्षिण में। दक्षिण में जाएंगे मतलब आप नीचे जाएंगे, देखिए डायरेक्शन, तो आप 100 मीटर जाएंगे तो इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 100 मीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब आप यहाँ पर पहुँच गए, आपका यहाँ पर क्या है, विद्यालय है। आप अपने विद्यालय पर पहुँचते हैं और उसने बोला है कि आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, तो ये पॉइंट आपका वाई हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। पूछा क्या गया है, आपने ये पूरा ड्रॉ कर लिया है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाई के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा, आप अपना पेन का पॉइंट वहां रखिए और वहीं से आपको डायरेक्शन बतानी है। यहाँ पर किसकी डायरेक्शन बतानी है, आपको एक्स की। ये आपको डिस्टेंस बतानी है, दूरी कितनी है वो बतानी है, और दिशा कौन सी है वो बतानी है। तो ये कौन सी दिशा है जरा बता दीजिए मुझे। ये देखिए आप, ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व। क्या हो जाएगी, पूर्व, ईस्ट। और डिस्टेंस कितनी होगी, आप देख रहे हैं ये 75 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 75 मीटर होगा। आपका क्या होगा, 75 मीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, टैकल किया जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी अपनी जो आपकी जो दिशाएं होती हैं उनके बारे में ये याद रखिए, उससे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो कौन सा आपका मैच कर रहा है कि ईस्ट है वो 75, कितना आया था 75 पूर्व में था। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, आपका हो भी गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। जब मैंने आपको एनसीईआरटी कवर कराई थी 4th क्लास की थी, उसमें ये क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से जो अनीता की मधुमक्खियां हैं उसमें ये आया था आपका। तो आप बताएंगे जब इन लोगों को क्या करना होता है, मधुमक्खी का पालन करना होता है, तो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, बता दीजिए प्रारंभ करने का। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। क्या होगा, आपको पता है जो मधुमक्खियां होती हैं वो लीची के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं उनको। तो क्या हो जाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर। आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। अनीता की मधुमक्खियां, उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर किया था कि किस तरीके से एक रानी मधुमक्खी होती है, क्या है, एक पूरा एक झुंड है, ठीक है, एक पूरा झुंड है। तो इसमें एक कौन होती है, एक होती है मेन, जो कौन होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है आपकी, एक कौन होगी, रानी मधुमक्खी होगी। और जो नर होते हैं उनका काम क्या होता है, सिर्फ निषेचन का काम होता है, वो कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। इसको याद करिए, ये ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, इनका कुछ खास काम नहीं कर मतलब होता है। और जो मेन जो वर्क होता है वो किसका होता है, जो आया मधुमक्खियां होती हैं, सैनिक मधुमक्खियां, आप उनको बोल सकते हो आया मधुमक्खियां, इनका मेन वर्क होता है। और सैनिक मधुमक्खियां, इनके बगैर तो रानी मधुमक्खी क्या करेगी, ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, रानी मधुमक्खी का सिर्फ अंडे देना ही होता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कवर किया था, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है और ये पूछा जा चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे क्या बोला गया है, देखिए, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है, अभी मैं इसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से, क्या, नेचुरल तरीके से, कैसे, नेचुरल तरीके से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। अब कौन से व्यक्ति थे, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आइशक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्टल, ग्रेगर जो मेंडल थे। तो ये किसने इसका आविष्कार किया था, वेलक्रो का, ये आपसे पूछा गया है।
वेलक्रो से यूज क्या होता है इसका, चिपकाने में। आपने देखा होगा जो आपकी सैंडल होती है जिनको आप पहनते हैं, वो एक सैंडल आती है चिपकाने वाली, वो क्या है चिपक जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर। आप उससे समझ रहे होंगे, तो वही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इसको किसने मतलब इसका ये खोजा था, नेचुरल तरीके से वेलक्रो का निर्माण किया है। तो इनमें से आपके कौन हो जाएंगे, जॉर्ज मेस्ट्रल। कौन होंगे, जॉर्ज मेस्ट्रल, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर बात आई है कि ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल को किस लिए याद किया जाता है, ये आनुवंशिकता के जनक है। कौन है, आनुवंशिकता के जनक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक इनका नाम दिया गया है रोनाल्ड रॉस का। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि इन्होंने जो वर्क किया था वो किस पर किया था, इन्होंने जो वर्क किया था अपने टाइम में किस पर किया था, ये किया था इन्होंने मलेरिया पर। क्या है, मलेरिया पर किया था। तो ये भी आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। ये आपसे पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी, यूटी के बारे में आपसे पूछा गया है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, या फिर जम्मू और कश्मीर है। कौन है बता दीजिए। आपको पता है कि ये तो हमारा स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, लेकिन जम्मू और कश्मीर इसको क्या बनाया गया है, पहले ये हुआ करता था राज्य, लेकिन अब क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर कब इसे बनाया गया, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया जाता है। अब बनाया गया है तो इसकी कोई एक राजधानी रखी जाएगी क्या, नहीं बता दीजिए। जी हाँ, इसकी क्या है, कैपिटल है। और इसकी कितनी कैपिटल है, 2 कैपिटल है। एक आपकी हो जाएगी श्रीनगर, एक आपकी कौन होगी, श्रीनगर, और एक आपकी होगी जम्मू। जो श्रीनगर है ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। कौन सी, ग्रीष्मकालीन। और जम्मू शीतकालीन, ये क्या हो जाएगी, शीतकालीन, सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में श्रीनगर। तो ये है, ये आप इसको याद रखेंगे। और प्रेजेंट में अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल तो कौन है बता दीजिए। वो हैं मनोज सिन्हा जी। कौन है, मनोज सिन्हा जी। तो ये जो फैक्ट है ये आपको पता होने चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता दीजिए जरा, क्या हो जाएगी, ईटानगर। ईटानगर आपकी हो जाएगी। मणिपुर की कैपिटल क्या होगी, इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। मणिपुर की क्या होगी, इसकी कैपिटल आपकी होगी इम्फाल, जो राजधानी है। इसको कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, तो आप याद रखेंगे कि मड़ी, मतलब मड़ी जो होती है आपको पता है कितनी कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। उसके पीछे सभी लोग लगे रहते हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पहले के टाइम में आपने सुना होगा, जैसे ही लोग मड़ी को देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फॉल कर जाते हैं, मतलब वो फॉल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो इस तरीके से उसको देखते ही उसको पाने के लिए, तो ऐसे रिलेट करिए, आप इम्फॉल नहीं भूलेंगे। मेघालय की कैपिटल क्या है जरा बता दीजिए। मेघालय की शिलोंग, क्या है, शिलोंग। तो ये आपके जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अब चलते हैं भाई प्याज, प्याज के ऊपर चलते हैं भैया। प्याज बहुत रुलाता है। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरीके के कार्य करने होते हैं। अब जो प्याज की फसल जिसने की है उससे वो रिलेट कर सकता है बहुत अच्छे से इसका आंसर
आंसर कर सकता है। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। क्या दिया गया है? इनको सही क्रम में दिया गया है, बताइएगा। सबसे पहला है कि सबसे पहले आपको मृदा को खोदकर नरम बनाना। आपको करनी है प्याज की खेती। ये है प्याज की खेती के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे क्या करते हैं, उनको आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना या प्याज को उखाड़कर निकालना। बता दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चलो ठीक है, आपको प्याज की खेती करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उसमें पानी लगाएंगे, आपको नरम करनी है ना मिट्टी। क्या करेंगे? क्योंकि काफी टाइम हो जाता है, सूखे हो जाते हैं खेत। अगर आप ऐसे ही उसको जोत देते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं तो उतने ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को क्या है, नरम बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मृदा को खोदकर नरम बनाना। तो सबसे पहले ये हम करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। अरे भाई पहले बो तो लीजिए, पहले बो लीजिए, अभी तो आपने से पानी लगाया है तो आपको बोना है। तो आप क्या करेंगे? बीज बोएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका? बीज बोना, सी नंबर। आप देखेंगे अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब आपके पास बचा है कि खर पतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो थर्ड काम हम करेंगे कि अब हमारे बीज हमने बो दिए हैं, अब उग जाएंगे हमारे जो प्याज हैं। फिर उसमें कुछ खरपतवार हो जाते हैं, क्या वो अपने आप उगाते हैं, तो उनको हम हटाएंगे। तो क्या है? खरपतवार हटाना। इनको नहीं हटाया तो खाद बीज जो भी आप डालेंगे, इसमें पानी लगाएंगे, सारा खरपतवार को लगेगा, आपकी जो फसल है वो ग्रो नहीं करेगी। तो आप इसके बाद ये करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना या फिर प्याज को उखाड़कर निकालना। अब आप बताएंगे। सूखी पत्तियों को आप हटाने लगे हो, अरे आपने काटा तो है ही नहीं, ये प्रोसेस तो बाद का होता है, जब घर पे आ जाता है प्याज, फिर इसको क्या, प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटाना। तो आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा प्याज को उखाड़कर निकालना। तो इसके बाद ये आप स्टेप करेंगे, लास्ट में आपका स्टेप हो जाएगा ये वाला। तो ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ACDEV किसमें है? आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर प्याज के बारे में पूछा गया, इसके स्टेप दिए गए हैं, वैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोटी बनाने का क्रम बताइए। इतना इजी सा क्वेश्चन था कि रोटी बनाने का क्रम बताइए, उसमें भी इस तरीके के पॉइंट्स थे, मतलब रोटी को बेलना, सेकना, इसके बाद क्या करना। तो आप सोचिए कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेयर रहिए किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया है, जल्दी से पढ़िए, इसको रीड करिए 1 मिनट। और क्वेश्चन आता है तो उसको बताने की कोशिश करिए कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। इसको कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र कहाँ पर है? कि ऐसा एक एरिया है जो सूखा है और समतल है। इसको याद रखिए कि ऊंचा, सूखा और समतल है और उसको हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। आपका शिलोंग हो जाएगा, मेघालय, दार्जिलिंग हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, शिमला हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, या लेह हो जाएगा, लद्दाख। अब आपको बताना है, जल्दी से करिए इसका आंसर, मैं वेट कर रही आप लोगों के आंसर का। इसका क्या हो जाएगा? जो ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं लेह लद्दाख को। क्या बोलते हैं? ठंडा रेगिस्तान। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट, लेह लद्दाख। अब लद्दाख यहाँ पर आया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने इसके बारे में आपको डीप में बताया है, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो। क्या सबसे पहले तो ये कब बनता है आपको पता है? ये भी बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी कैपिटल क्या है? लेह है। प्रेजेंट में उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। कौन है?
राधा कृष्ण माथुर। और भी मैंने पॉइंट बताए थे, जल्दी से बताइए, रिवाइज करिए। और क्या मैंने बताया था, यहाँ पर लोकसभा सीट इसके बारे में बताया था, कितनी है, 1 है। और जिले कितने हैं, जिले कितने हैं, यहीं पर ही जिले कितने हैं, 2 हैं, लेह एंड कारगिल। और मैंने क्या बताया था, जल्दी से याद करिए, यहाँ की जो भाषा है लद्दाखी, उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, उसको बोलते हैं वोटी। लद्दाखी है उसी को आप कहेंगे वोटी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। बताइए, ये आपका क्वेश्चन भैया बहुत पूछा जाता है, ये परेशान भी बहुत करता है, तो आज इसको निपटा ही दीजिए। क्या है, आज इसको निपटा ही दीजिए। आपके लिए उसने कितना सरल क्वेश्चन बता दिया है कि उसके बारे में सारी क्वालिटीज आपको बता दी गई है। और वो कौन सा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। नीचे दिया गया है कौन सा जंतु जो भालू जैसा दिखता है। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी लिख लेते हैं। सबसे तो पहले भालू जैसा है, क्या है, भालू जैसा दिखता, लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, भालू जैसा दिखता पहली क्वालिटी इसकी है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा। आगे देखिए, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जरा इमेजिन कीजिए कि कोई जानवर है उल्टे लटक कर सोता है। आप जरा सोचिए, आप उल्टे लटक कर सोए तो कैसा फील करेंगे, कैसा लगेगा। ये क्या है, आप देखिए, अब ये 17 घंटे सो रहा है, सोता ही तो रहता है। टोटली 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 17 घंटे तो ये सोता ही रहता है। और सोता भी कैसे है, अरे बड़े अजीब तरीके से, उल्टा लटक कर, शाखाओं पर उल्टा लटक कर। ये इसकी क्वालिटीज हो गई, शाखाओं पर उल्टा लटक कर, ये हो गया आपका। और देखिए, ठीक है, सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। क्या खाता है, उसी वृक्ष पर बना रहता है और वही खाता रहता है। इस जंतु की औसत आयु जो एवरेज एज है इसकी 40 ईयर है। मतलब इसके जीने के जो वो है चांस होते हैं, जितने ईयर जिएगा, लग जो औसत इसका जो है वो कितना है, 40 साल है। तथा अपने पूरे जीवन में वह मुश्किल से 8 वृक्षों पर, मतलब उसका जो पूरा जीवन है वो 8 वृक्षों पर ही बिता देता है। उसका जो पूरा जीवन है, जो उसका पूरा जीवन है, उसकी जो फुल लाइफ है वो कितने वृक्षों पर, 8 वृक्षों पर, 8 वृक्षों पर ही ये क्या है, बिता देता है। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज हो गई कि भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे सोता है, लेकिन कैसे सोता है, किस पे लटक करके, शाखाओं पर उल्टा लटक करके ये क्या करता है, ये सोता है। इसकी जो औसत एज है, ये जो जीता है वो क्या है, ये 40 साल है। ठीक है, और इसका जो पूरा जो जीवन है वो 8 वृक्षों पर ही ये बिता देता है। क्या है, 8 वृक्षों पर ही। ये बहुत कम ही नीचे उतरता है पेड़ों से, उस पे सोता रहता है उल्टा लटक कर। आपको पता ही है 24 घंटे में 17 घंटे तो ये सोता ही है, और क्या, ये सारी हरकतें करता है, तो आप समझ रहे हैं। तो ये कौन से इतने महान हैं, जरा आप बता दीजिए। ये चिंपैंजी जी हैं, लंगूर जी हैं, पांडा जी है, या फिर स्लॉथ हैं? ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे और अपने 1-2 फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्लॉथ। तो ये क्या है, बहुत ही आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। तो क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।